हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट था? ठीक है, एक का ये डाउट आ रहा था इस वाले क्वेश्चन में। देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम कैसे 1 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप डेफिनेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डेफिनेशन आप ध्यान से देखो, आपको सब कुछ डेफिनेशन में मिल जाएगा। पहले 1 1 क्या बोलता है कि 1 1 ये बोलता है कि आप जैसे फंक्शन हमारा इससे इस सेट से इस सेट के बीच में डिफाइन है। ठीक है, तो इसको हम अगर इन जनरल फॉर्मेट में अगर हम ए ले लेते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है, इस वाले सेट को अगर मैं ए बोलता हूं और इस वाले सेट को मैं बी बोलता हूं। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है कि इस वाले सेट से पहले वाले सेट से आपको दो एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 बिलोंग टू ए। ठीक है, और आप अगर इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाता है आपस में, है ना। ये दोनों क्या हो जाता है, अगर आप इन दोनों को इक्वल कर देते हो, इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास आपने f of x1 इक्वल टू f of x2 को कर दिया और अगर ये फंक्शन 1 1 है तो x1 इक्वल टू x2 ही सिर्फ आपका आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा एक और कंडीशन निकल के आती है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन आर टू आर में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू आर, है ना। इस वाले सेट से मैंने एक दो एलिमेंट चूज किया। अब इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 स्क्वायर। एफ ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप एक बार आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो देखो कि क्या हो रहा है कि अब हमें इस दोनों को क्या करना है, इस दोनों को इक्वेट करना है कि नहीं। एक बार हम इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखो हम यहां पे मैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, मैंने ये इसको कर दिया। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहां से अगर मैं x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करूंगा तो यहां से मेरे पास इसको पता है कि सॉल्व कैसे करना है ना। x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको दो कंडीशन निकल के आएगी, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। क्लियर है। और यहां से देखो जो हमारा 1 1 का डेफिनेशन था कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद मुझे x1 इक्वल टू x2 तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये कंडीशन भी मिला। ठीक है, तो अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन मिलता है तो आपको एक्चुअली में चेक करके देखना पड़ेगा कि वो क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है ना, और ये चीज पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, x1 इक्वल टू x2 तो हर एक केस में पॉसिबल है। ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो सेकेंड कंडीशन है x1 इक्वल टू माइनस x2, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमारा जो x1 और x2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और रियल नंबर में x1 और x2 इस तरीके से पॉसिबल है कि आप उस दोनों को इक्वेट कर सकते हो, है ना। इसका मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल है, यानी जो हमें सिर्फ एक कंडीशन मिलना चाहिए था वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है ना, उसके साथ हमें और एक्स्ट्रा कंडीशन भी मिल रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, क्या होता है, मेनी 1 होता है। क्लियर है, ये जो क्वेश्चन होगा ये मेनी 1 होगा। अब इसी के दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास, इसी वाले पार्ट को कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को बाद में करता हूं। ठीक है, तो इसी का पार्ट है ऑन टू वाला। ठीक है, अगर ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा। तो हम सिर्फ ऑन टू के डेफिनेशन पे आते हैं। ऑन टू का डेफिनेशन ये बोलता है कि जो आपका फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में, ठीक ना, अगर इसको इन जनरल फॉर्मेट में अगर आप इसको देखोगे तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो ए से बी में डिफाइन किया हुआ है।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपका ये फंक्शन a टू b और आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, फॉर एवरी y, ठीक है, फॉर एवरी y, y आपको हर एक y के लिए, और ये y किसको बिलोंग करता है, सेट b को बिलोंग करता है, याद है, x वाला पहले सेट को करेगा और y वाला दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो फॉर एवरी y बिलोंग टू b, इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन x, ठीक है, और ये x किसको बिलोंग करेगा, a को, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन आप सही से नहीं समझ रहे हो इसलिए बस प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी y, सारे y के लिए, है कि नहीं, b सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे y के लिए आपको कोई ना कोई एक x अवेलेबल होना चाहिए सेट a में, है कि नहीं, यही मतलब इसका, और जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, हमें गिवन y के लिए एक ऐसा x खोज के दिखाना है कि जिसके लिए ये पॉसिबल हो, ठीक है। तो देखो यहां पे अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये वाला फंक्शन है ना, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ था, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसा x निकाल के पहले देखना है जिस x के लिए अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पे वो वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। क्लियर है ना। यहां पे हमें क्या करना है, इस वाले कंडीशन को देखो, यहां पे आपको एक ऐसा x निकाल के पुट करना है इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, कि जब आप इसमें x पुट करोगे, है ना, तो आपको राइट हैंड साइड में y मिलना चाहिए, है ना। अभी देखो यहां पे x के लिए आपको क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड में x ही मिल रहा है कि नहीं, x के लिए आपको राइट हैंड साइड में x ही मिल रहा है। क्लियर है। तो हमें एक ऐसा पहले x खोजना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, है कि नहीं। यहां पे x, ये x का फंक्शन है तो इस तरफ भी x है, अगर मैं x के जगह पे कोई एक y का वैल्यू पुट करूं तो हमें राइट हैंड साइड में भी y मिलेगा, ठीक है। तो वो x फाइंड करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको आप y के इक्वल मान लो, है ना, क्योंकि ये वही y के इक्वल है, और इस दोनों को इक्वेट करके आप x कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। तो देखो मैं साइड में यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एज्यूम किया और x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट y। क्लियर है। अब देखो अगर आप इस x के जगह पे ये रूट y पुट करते हो तो देखो कितना होगा, f ऑफ रूट y इक्वल टू रूट y का होल स्क्वायर। देखो x के जगह पे हमने पुट कर दिया और यहां पे क्या आ गया, y आ गया, यानी f ऑफ रूट y इक्वल टू y आ गया। देखो यही कंडीशन हमें चाहिए था, जो हमारा डेफिनेशन था वो यही बोल रहा था, है ना। राइट हैंड साइड में हमको y लेके आना है किसी तरीके से, तो हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, x को हमें रूट y सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, है ना। तो दिस इज ट्रू फॉर x इक्वल टू रूट y। क्लियर है यहां तक। तो हमने सबसे पहले x कैलकुलेट किया ऐसा जिसको वैल्यू हम इस वाले फंक्शन में, देखो इस x की वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो आपको ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना इजी है। और ये x कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसको जो भी फंक्शन दिया हो उसको y को इक्वेट करके और x एज ए टर्म ऑफ y आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक आने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमें अब ये पहला कंडीशन चेक करना है। यहां पे देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी y बिलोंग टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट एन x, है ना। तो x तो हमने ऐसा खोज लिया, ठीक है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या ये जो कंडीशन हमने लिखा है ये कंडीशन क्या सारे y के लिए पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, फॉर एवरी y बिलोंग टू y, है ना, देयर एग्जिस्ट एन x। तो हमने x के लिए तो इसको यहां से देखो दोनों को इक्वेट करके हमने x कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पार्ट मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहां पे पुट करके मैंने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बचा कौन सा पार्ट है, बचा पहला वाला पार्ट है कि आपको ये देखना है कि क्या जो आपने जो x कैलकुलेट किया क्या वो सारे y के लिए पॉसिबल है या नहीं, और y किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। तो देखो x इक्वल टू रूट y जो लिखा हुआ है
x इक्वल टू रूट वाई और हमारा y क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर है। ठीक है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सारे y के लिए पॉसिबल है, क्या ये सारे y के लिए पॉसिबल है? आपको याद है कि जब हमने डोमेन वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज बोला था कि हमें रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर पुट नहीं करना है ना। क्यों नहीं पुट करना है? क्योंकि देखो हमारा y रियल नंबर है और हम सब कुछ सॉल्यूशन रियल नंबर के केस में ही निकालते हैं। तो अगर आप y को नेगेटिव पुट कर दोगे तो x किसको बिलोंग करने लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को, जबकि हमें वो सेट दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारा x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सारे y के लिए ट्रू है? क्या दिस स्टेटमेंट क्या सारे y के लिए ट्रू है? नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है आपको कि इस रूट के अंदर में आप y की वैल्यू सिर्फ क्या पुट कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही पुट कर सकते हो, और आप कुछ भी नहीं पुट कर पाओगे, है कि नहीं। अगर आप कुछ नेगेटिव नंबर पुट करने का ट्राई करोगे तो आपको कोई रियल x नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो क्या ये स्टेटमेंट, यहां पे देखो ये लिखा हुआ फॉर एवरी y बिलोंग टू b, है ना। y की हर एक वैल्यू के लिए आपको ऐसा x मिलना चाहिए। तो क्या हमें y की हर एक वैल्यू के लिए ऐसा x मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही x मिलना स्टार्ट होगा, है ना। y की वैल्यू जब आप लेस देन 0 करोगे तो हमें कोई ऐसा x मिलना स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस और ये इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी y बिलोंग टू r। यहां पे b के जगह पे मैंने सेकेंड वाला सेट पुट कर दिया r। क्लियर है? सो f इज इनटू फंक्शन, है ना। ऑन टू अब ये नहीं रहा, ये क्या बन गया, इनटू बन गया। क्लियर है? अरुणिता समझ में आया कि कैसे प्रूफ हो रहा है ना। तो ये सब चीजें हमें चेक करके देखना पड़ेगा आपको हर एक चीज में, ठीक है। तो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, बस डेफिनेशन जो बोल रहा था हमने बस वही चीजें की है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में तो बस ये है कि डेफिनेशन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या डेफिनेशन नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में बस यही डेफिनेशन, दो ही डेफिनेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर x इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो ये समथिंग क्या ऑल y बिलोंग टू r के लिए पॉसिबल है या नहीं है, या जो सेट गिवन है उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। अगर सबके लिए पॉसिबल होगा तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर सिर्फ पर्टिकुलर y में से अगर एक भी एलिमेंट आपका कम हो गया तो फिर वो इनटू ऑन टू नहीं रहेगा, है ना, इनटू बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो डाउट था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हमें fx दिया हुआ है, fx एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो पहली चीज देखो, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहली चीज तो हमें फंक्शन डिफाइन करना है कि कहां से कहां डिफाइन करके दिया हुआ है, ताकि हमें सेट पता रहे कि हमें किस सेट में काम करना है ना। तो हमने सेट पहले डिफाइन कर लिया और फंक्शन हमें दिया हुआ है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। तो अब फिर से हम उसी डेफिनेशन पे स्टार्ट करेंगे। पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए हम चेक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r, ठीक है। x1 एंड x2 बिलोंग टू r और f ऑफ x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1। f ऑफ x2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, ठीक है। और हमें इन दोनों को इक्वेट करना होता है, याद होगा आपको, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। और ये इक्वेट करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था, है ना। तो चेक करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 पॉसिबल है या नहीं है। ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर आपको याद हो, जैसे अगर मैं यहां पे कोई एक नंबर पुट करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे, या आपको ये चीज याद हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है ना। ये डिपेंड किस पे करता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये वैल्यू 0 होगा कब, जब
x की वैल्यू आपका लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आपको इंटीजर वैल्यू देता है बस। तो x की वैल्यू अगर आप 0 से 1 के बीच में होगी तो वैल्यू 0 मिलेगी, है ना। 1 से 2 के बीच में होगा तो आपको 1 मिलेगा, 2 से 3 के बीच में होगा तो आपको 2 मिलेगा, है ना। और इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। वैसे ही ऊपर की तरफ भी अगर ये मूव करेगा तो -1 से 0 के बीच में आपको -1 मिलेगा, -2 से -1 के बीच में आपको -2 मिलेगा, और ये इसी टाइप से ऊपर की तरफ भी क्या करता है, बढ़ता जाता है ना। तो और इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो देखो, ग्राफ भी मैं प्लॉट कर देता हूं आपको, ठीक है। 11th में ये सब करवाया था, तो उस टाइम पे ग्राफ के बेसिस पे हमने ये सब चीजें डिसाइड की थी, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली लिख के सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ स्टेप फंक्शन था, याद होगा आपको। तो देखो, अगर आप x1 इक्वल टू x2 बोल रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। x1 इक्वल टू x2 बोल रहे हो आप, तो हो सकता है कि x1 x2 जो हो वो सेम इंटरवल को लाई कर रहा हो, ठीक ना। यानी आप इस इंटरवल के बीच में मान लेते हैं कि ये कोई एक इंटरवल है, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल के बीच में, है ना। और इस तरीके से देखो, अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि x1 x2 जो है, यहां से देखो ये स्टेटमेंट है, तो यहां पे मान लो आप लेट x1 एंड x1 x2 बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है। मैंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो किसी न किसी इंटरवल में लाई करेगा ही, तो मैंने ये मान लिया। आप या नहीं तो 1 से 2 भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, अगर x ऑफ x1 इक्वल टू अगर ये होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 लाई करेगा आपको, है ना। और दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। लेकिन क्या हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं क्या कि x1 इक्वल टू x2 होगा, है ना। क्या हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 ही होगा ऑलवेज? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? अगर आप x1 की वैल्यू मान लो 0.783 पुट कर दिया, ठीक है, x1 मैंने ये ले लिया, और x2 की वैल्यू मान लो 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो, 5, 7, 2, 8, इस टाइप का कोई भी नंबर लिया, और इन दोनों का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा, है ना। तो देखो, नंबर अलग अलग है लेकिन वैल्यूज फिर भी 0 आ रही है, ठीक है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, है ना। ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आप साइड में एक एग्जांपल देके भी बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। याद होगा आपको कि मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो ट्रू प्रूफ करने के लिए आप एग्जांपल नहीं दे सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए आप कोई सा भी एक एग्जांपल भी दे दो जो उस स्टेटमेंट के लिए सही आ रहा है, जिसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? तो देखो, ये स्टेटमेंट फॉल्स था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको शो कर दिया। तो हमें बाकी एलिमेंट के लिए शो करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एलिमेंट के लिए भी ये फॉल्स है तो बाकी सब के लिए स्टेटमेंट फॉल्स ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? दिस फंक्शन इज इन 1 तो नहीं रहा, तो ये क्या बन गया? दिस इज मेनी 1, है ना। तो ये जो फंक्शन था हमारा f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया हमारा? मेनी 1 बन गया। क्लियर है? अब आते हैं, यहां तक समझ में आ गया? अरुणिता क्लियर है? अब देखो, इसी में आते हैं मैं ऑन टू पे, ठीक है। तो ऑन टू के लिए फिर से क्या बोलता है कि हमें एक ऐसा x आपको खोजना है, ठीक है। एक ऐसा x आपको खोज के बताना है जिसके लिए ये हमें क्या मिल जाए? f(x) इक्वल टू y हो जाए, ठीक है। तो देखो, यहां पे हम डायरेक्टली ऐसा x आप यहां पे नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नहीं? ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखो, इस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम ये क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा वैल्यू x0 मिल चुका है, ठीक है। लेट्स, जैसे आपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखो कि मैंने यहां पे इक्वेट कर दिया, यहां पे देखो मैंने इक्वेट कर दिया तो आपको x इक्वल टू समथिंग दिख गया, है कि नहीं? सब कुछ आपको समथिंग दिख गया। यहां पे देखो, अगर आप इसको x इक्वल टू
y के इक्वेट करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y करते हो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y जब करोगे आप, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, याद होगा आपको, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 होता है तो x किसको लाई करता है, x बिलोंग टू 1 to 2, याद है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 5 होता है तो x किसको बिलोंग करेगा, 5 to 6, यानी गिवन नंबर से एक ज्यादा नंबर के लिए, है ना। तो देखो अगर x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y है तो इसको आप क्या लिख पाओगे, x बिलोंग टू y टू y प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। अब देखो कि क्या ये स्टेटमेंट, है ना, इसको चेक करके आप देखो, इज दिस y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, y हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेकंड सेट आपका रियल नंबर है ना। इज दिस स्टेटमेंट, अब मुझे आप ये बताओ, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग टू r, क्या ये स्टेटमेंट सारे y के लिए पॉसिबल है क्या, है ना। ये स्टेटमेंट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y, ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, जब आपका y की वैल्यू y से y प्लस 1 के बीच में हो, ठीक है। उसके अलावा उसके बाहर इसके इस तरफ या इसके इस तरफ वैल्यू के लिए ये चीज आपका कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है ना, सारे y के लिए पॉसिबल नहीं, ओनली पर्टिकुलर सेट ऑफ y के लिए ही ये स्टेटमेंट आपका क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है ना। सो ये चीज आपको एक्चुअली में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ये चीज पहले ही बताया था, है ना। तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में इस चीज को लिख के एक्सप्लेन कर दो, है ना, और उसके बाद फिर आप लिख सकते हो दिस इज इनटू फंक्शन, है ना, दिस इज इनटू फंक्शन, है ना। और एक और लॉजिक आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब y में भी आप क्या पुट कर सकते हो, सिर्फ y भी आप क्या पुट कर सकते हो, है ना। यहां से भी देखो y ओनली क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, तभी ये इक्वलिटी पॉसिबल है ना। और इसी में एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो, देख लो, दिस इज ट्रू इफ y इज एन इंटीजर, है ना। y क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू तब है जब ये सिर्फ y क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हमें एक्चुअली में किसके लिए चेक करना था, y बिलोंग टू रियल नंबर, सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था, तब हम इसको सही बोलते हैं, है ना। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि y हमारा क्या है, इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन में डाउट है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है बताओ, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आप स्ट्रिक्ट रहो कि हमें डेफिनेशन क्या बोल रहा है, उस डेफिनेशन के हिसाब से आप बढ़ते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में बताओ, और किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चंस करते रहो। एक्सरसाइज 1.3 के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, जिसमें हमें कंपोजिट निकालना था, ठीक है। तो यहां पे आप कंपोजिट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। पहले वाले में f और g फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, हमें g ऑफ f इंटीजर कैसे होगा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है, ये क्या देगा आपको, ये आपको क्या देगा, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये तो सिर्फ इंटीजर ही है ना, तभी तो हम इसको यहां पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने डिफाइन किया, तो इसकी वैल्यू सिर्फ किसके इक्वल हो सकती है, 0 के इक्वल, 1 के इक्वल, 2 के इक्वल, 3, 4, 5 और उसी तरीके से नेगेटिव नंबर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या करता है, सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देता है कि नहीं। तो अब बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2 है, तो राइट हैंड साइड में अगर मैं 2.3 पुट कर दूं तो क्या ये इक्वल हो पाएगा, क्या ये इक्वल हो पाएगा, ये इक्वल नहीं होगा, क्लियर है, ये इक्वल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर है, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, किसके लिए, स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। अगर आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है
तो लेफ्ट हैंड अगर इंटीजर है तो राइट हैंड भी इंटीजर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव को हम इक्वेट तो नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? अरुणिता क्लियर हुआ है ना? तो इसलिए यहां पे यहां पे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ y इज एन इंटीजर, है ना? तो y अगर आपका इंटीजर हो तो ही ये स्टेटमेंट को आप ट्रू बोल सकते हो, है ना? जबकि हमें ये स्टेटमेंट y बिलोंग टू r के लिए चेक करके देखना था कि y बिलोंग टू r में ये चीजें क्या देगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो देखो, तो कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज शीट में दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, कैसे हम g ऑफ f या कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं वो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना? और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी था। उसी में जो एक लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि कभी कभी फंक्शन इस टाइप का होता है कि जब आप फंक्शन में दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? x मिल जाता है ना? लास्ट क्लास में लास्ट वाला एग्जांपल देखना कि लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने उसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला था कि उसमें आप फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x ही मिल जाता है, ठीक है ना? वापस से फिर से आपको x ही मिल जाएगा, ठीक है? और अगर वो x ही मिल जाएगा तो हमें अब करना क्या है कि उसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने इनवर्स वाले फंक्शन पे, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखते हैं इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट लिखते हैं इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट लिखते हैं इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहले हम इस चीज को एक बार डेफिनेशन में समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो लिख लो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख लो और फिर हम उस डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन ये बोल रहा है इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, कैपिटल X और कैपिटल Y हमारा क्या है? दो सेट है, ठीक है? इफ f is defined from x to y is said to be invertible, ठीक है? is said to be invertible if there exists a function g, there exists a function g defined from y to x, ठीक है? such that y to x, such that g of f equal to ix and f of g equal to iy, ठीक है? the function g is called the inverse of f and denoted by f inverse x, तो देखो यहां पे दो तीन चीजें हैं डेफिनेशन में, पहले आप डेफिनेशन लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं आपको, ठीक है? तो डेफिनेशन ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है हमारा जो कहां से कहां डिफाइन है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, ठीक है? कोई फंक्शन है जो x टू y डिफाइन होगा, ठीक है? तो ये तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि कोई भी फंक्शन भी अगर आपको बताना है
तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेट x था और दूसरा सेट हमारा क्या है, y है। ठीक है, और हमारा फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ये f है हमारा, जो x से y के बीच में डिफाइन है। ठीक है, तो इस तरफ भी कुछ एलिमेंट होगा, इस तरफ भी कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, इज सेट टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब क्या हो गया कि जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशन बता रहा है कि अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है ना, तो अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्टिबल का मतलब लिख लो यहां पे, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल किसको बोलेंगे, तो इनवर्टिबल होगा इफ द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का कोई फंक्शन आपको दे दे और आपको अगर पता चल जाए कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यह पता चल जाए कि उस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो, तो उस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर है, तो इनवर्टिबल वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो x टू y में डिफाइन किया हुआ है, उसको आप इनवर्टिबल हम कब बोलेंगे, अगर एक ऐसा फंक्शन, दूसरा एक फंक्शन g हमारे पास ऐसा हो जाए, या एक ऐसा फंक्शन g हमें मिल जाए जो कहां से कहां डिफाइन हो, y से x के बीच में डिफाइन हो। ठीक है, पहला फंक्शन हमारा x से y के बीच में डिफाइन था। ठीक है, और ये फंक्शन उसी का पीछे से आगे की तरफ का रिलेशन है ना, पहले हम x से y की तरफ जा रहे थे, अब हम y से x की तरफ आएंगे, है ना। तो y से x की तरफ जब आएंगे तो बोल रहा है कि ऐसा फंक्शन आपको g मिलना चाहिए जो y से x में डिफाइन हो, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए सच दैट कि कोई सा भी हम ऐसा फंक्शन y से x में डिफाइन नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके लिए भी कंडीशन यह है कि अगर आप g फंक्शन में f को पुट करोगे, अगर मान लो आपने g फंक्शन ऐसा निकाल लिया है, ठीक है, g फंक्शन आपने ऐसा मान लो कि कहीं से पता चल गया कि ये g फंक्शन है जो y से x में डिफाइन है, लेकिन हम सारे y से x में डिफाइन फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बोलेंगे, है ना। हमें ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, यानी अगर आप उस g वाले फंक्शन में f की वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, ix, और अगर आप f को g को f में पुट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, iy। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, लास्ट क्लास में मैंने ये चीज आपको डिस्कस किया था। g ऑफ f का मतलब क्या होता है, g ऑफ f को हम कैसे लिखते हैं, और g ऑफ x, है ना, यहां पे देखो दो टाइप का नोटेशन है, g ऑफ f इक्वल टू ix, है ना। ix क्या होता है, ix मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी। लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताया था मैंने, ये क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ g ऑफ f के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर मैं इसी को फंक्शन के फॉर्मेट में लिखूं, है ना, तो हमें यहां पे x यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, x यूज करना पड़ेगा। और जब आप x यूज कर लोगे तो ये ix एक्चुअली में आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्लियर है, ये जो सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ ये कैपिटल x है। ठीक है, ये कैपिटल x आपको बता रहा है कि ये जो आपका आइडेंटिटी है ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और आपको ये याद होगा कि g ऑफ fx को हम कैसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में ये सब चीज मैंने डिस्कस किया था। g ऑफ fx को हम f ऑफ g ऑफ इस तरीके से भी सिंबलाइज करते हैं, है ना। तो ये सिंबल और इस सिंबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो g ऑफ f अगर आप लिखोगे तो इसका हमें क्या मतलब समझना है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, और इसको जब आप फंक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए हमारा x के इक्वल होनी चाहिए। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, x के इक्वल होनी चाहिए। अब ये बताओ कि ये x किसको बिलोंग करेगा, ये x किसको बिलोंग करेगा। देखो ये वाला x जो है ये आपने कहां पे पुट किया है, इस f में पुट किया है ना। और f देखो हमारा कहां से कहां डिफाइन है, x टू y डिफाइन है। तो ये जो x आपने यहां पे पुट करोगे, ये x आप कहां से पुट करोगे, इस सेट x से बिलोंग करेगा। क्लियर है, तो यहां पे जो x होगा ये किसको बिलोंग करेगा,
x बिलोंग टू, ठीक है, इसको मैं बाद में बनाता हूं फिर से, अभी आप ये लिख लो, ठीक है। तो ये जो आपका x है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग टू कैपिटल X, क्लियर है। वैसे ही ये जो जी एफ ऑफ जी है, ठीक है ना, तो इस वाले सिंबल को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल आपके पास बार बार इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज क्या लिखा हुआ है। देखो मैं फिर से इसको ऊपर में लिख देता हूं यहां पे, है ना। तो जी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, आई एक्स के इक्वल होगा, क्लियर है। और जी ऑफ एफ अगर आप इसमें फंक्शन में क्रिएट करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हमने किया था। और यहां पे जो ये सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट आपको क्या बता रहा है, सेट एक्स, है ना, यानी ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट एक्स को। और अगर आप फंक्शन में बिलोंग करोगे तो ये किसको बिलोंग करेगा, सेट एक्स को ही बिलोंग करेगा, है ना, और जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रू होना ही चाहिए, साथ ही साथ एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ वाई भी होना चाहिए, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ कि एफ ऑफ जी का मतलब अब क्या होगा हमारे लिए, है ना। तो अगर आपको एफ ऑफ जी लिखना है तो एफ ऑफ जी को हम क्या लिखेंगे, आई वाई बोल रहा है, ठीक है, आई वाई बोल रहा है। और अगर आप इसी को फंक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा, है ना। और ये एक्स अब किसको बिलोंग करेगा, ये एक्स जो है वो अब सेट वाई को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, देखो आप यहां पे ध्यान से, है ना। तो यहां पे जो ये एक्स है आपका, ये एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स है, ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू कैपिटल वाई। तो ये जो सबस्क्रिप्ट में आपको वाई दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या बता रहा है, सेट वाई को बिलोंग कर रहा है। यानी ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी किसको बिलोंग कर रही है, वाई को बिलोंग कर रही है, ठीक है। और इसी को जब आप फंक्शन के फॉर्मेट में प्रॉपर्ली लिखोगे, है ना, तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स भी पुट कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज बोल रहा है किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यही सेम एक्स यहां भी बाहर निकल के आया, और ये एक्स हमने किस में पुट किया है, जी में पुट किया है। और जी फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन है, वाई से एक्स में डिफाइन है ना। तो आप जो ये एक्स है वो आपका कहां पे बिलोंग करेगा, ये एक्स, एक्स बिलोंग टू कैपिटल वाई, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। यहां पे मैंने डेफिनेशन को पूरे अच्छे तरीके से आपको मैंने लिख के बताया है कि कौन सा फंक्शन कैसे है, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, ये शायद शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। और डेफिनेशन डिफाइन करके ये क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन ये बोल रहा है कि सच दैट एफ ऑफ, है ना, ये क्या होना चाहिए, जी ऑफ एफ, सॉरी, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन फिर से लिख देता हूं, यहां पे ऊपर नीचे ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये डेफिनेशन में फिर से लिख देता हूं, देखो। तो मैं डेफिनेशन की बात कर रहा था आपको, तो डेफिनेशन में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, आप उसको अगर आपने पहले लिख लिया तो ठीक है ना। बस ये नीचे वाला पार्ट सेम है, बस मैं ये डेफिनेशन फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन आपको ये बोल रहा है कि जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के लिए हमें एक कोई फंक्शन पहले क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन अगर हमें गिवन है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिख लो, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेड टू बी इनवर्टिबल, ठीक है। अब आपको सारा मतलब समझ में आ रहा है ना। सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इफ देयर exists a function g defined from
y2x, है ना, देयर इज अ फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम y2x such that g of fx और g of f is equal to ix and f of g equal to iy। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हमने क्लियर किया। एंड द फंक्शन g is called inverse of f, है ना, गिवन फंक्शन हमारा f था, f एंड is denoted by f इनवर्स। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन को आपको समझाया कि कैसे कैसे डेफिनेशन में क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो यहां से डेफिनेशन से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो फंक्शन हमारा x से y डिफाइन है। ठीक है, तो मैं यहां पे दो सेट बना रहा हूं आपको। ठीक है, और उस दोनों सेट में आपको मैं दिखाता हूं कि फंक्शन f ऑफ x2y जो हमें डिफाइन किया हुआ है, तो अब ये मुझे बताना कि फंक्शन f आपका किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेट x है, ठीक है, और ये हमारा सेट y है। ठीक है, मैं दो चार टाइप के फंक्शन आपको बना के दिखा रहा हूं, है ना, मुझे आप बताना कि किस केस में आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो और किस केस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, किस केस में आपका इनवर्स निकालना पॉसिबल है और किस केस में इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चार केसेस ले रहा हूं और इन चारों केसेस में बस जो डेफिनेशन हमें दिया हुआ है उस डेफिनेशन के बेसिस पे हमें ये सोचना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका इसके साथ एलिमेंट है, इसका इसके साथ एलिमेंट है ना, ये देखो इस टाइप का फंक्शन है। पहला टाइप का ये हो गया, दूसरा टाइप का मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, तीसरा टाइप का अगर आपको लेना है तो मैं इस टाइप का फंक्शन ले रहा हूं। तीसरा टाइप का फंक्शन मैं इस टाइप से ले रहा हूं। ठीक है, और इसमें मैं यहां पे ले रहा हूं आपको ऐसा कुछ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तीन टाइप में ही आपका कवर हो जाएगा। देखो, तो पहला वाला जो फंक्शन है आपका, अगर इस फंक्शन की कोई मुझसे बात करता है तो ये कौन सा फंक्शन है एक्चुअली में, देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये वन वन है और साथ ही साथ ऑन टू भी है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका मेनी वन है और इन टू फंक्शन है। ठीक है, ये मेनी वन भी है और ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तीन एलिमेंट ही रख रहे हैं, इस टाइप से ऑन टू फंक्शन है। तो अब देखो कि इस टाइप के तीनों फंक्शन में आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मुझे फंक्शन जो है कहां से कहां डिफाइन करना है, x2y डिफाइन करना है। तो x2y में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों केसेस में देखो आपके पास x2y में आपके पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, फंक्शन है, ये भी अपने आप में क्या है, फंक्शन है। तो तीनों फंक्शन है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज हमें एक ऐसा फंक्शन g बताना है जो g कहां से कहां डिफाइन होगा, x2y में डिफाइन होगा। कहां से कहां डिफाइन होगा, y2x में डिफाइन होगा। इस डायरेक्शन में हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। सेम सेट सेम है, बस हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि अब हम एलिमेंट कहां से चूज करेंगे, है ना, एलिमेंट हम अब ये हमारा g वाला फंक्शन हो गया, जो ग्रीन से प्लॉट किया हुआ ये g फंक्शन है। तो देखो पहले वाले केस के लिए अगर आपका f फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है ना,
तो अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो आपका ये जो एलिमेंट है आपका, यहां पे देखो ये जो एलिमेंट, ये फंक्शन जो हमें y से x डिफाइन किया हुआ है, क्या अब ये एक फंक्शन बनेगा क्या? अगर आपका f एक फंक्शन है और ये फंक्शन आपको मेनी वन दिख रहा है, तो आप इस तरफ से इस तरफ फंक्शन को डिफाइन करोगे तो g आपका फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आना चाहिए कि मेनी वन फंक्शन से तो आप फंक्शन इनवर्स कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? है ना? मेनी वन फंक्शन से हम कभी भी इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन अभी भी मेनी वन है। ठीक है, मेनी वन है तो ये इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको मैं मान लो 1-1 बना देता हूं। ठीक है, मान लो कि ये मेरा 1-1 फंक्शन है। ठीक है, 1-1 है लेकिन साथ में क्या है, ये इनटू भी है ना? 1-1 है और साथ में इनटू भी है। तो देखो हमारा फंक्शन f तो प्रॉपरली डिफाइन है। ठीक है, f जब आप डिफाइन करोगे तो f तो हमारा प्रॉपरली डिफाइन हो गया, लेकिन जब आप g फंक्शन डिफाइन करने का ट्राई करोगे तो g वाले फंक्शन में आपका ये एलिमेंट आपका रह जाएगा, इस एलिमेंट का इस तरफ में कोई भी इमेज नहीं है। क्लियर है? इस तरफ वाले का कोई भी इमेज आपके पास नहीं है ना? तो इनटू फंक्शन के लिए भी ये क्या होता है, फंक्शन आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? अब इस वाले में देखो 1-1 और ऑन टू है। 1-1 और ऑन टू में क्या है कि आपका फंक्शन इस तरफ से भी प्रॉपरली डिफाइन है और इस तरफ से भी प्रॉपरली डिफाइन है। ठीक है, तो यानी अगर आपको फंक्शन, अगर हमें f अगर हमें x से y दिया हुआ है और अगर आपको एक दूसरा फंक्शन y टू x बनाना है, तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकालना क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर है? तभी उसका क्या होगा, इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें निकल के मिला। कहां से मिला? ये हमें डेफिनेशन से ही मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट बना के हम यहां पे लिख लेते हैं, है ना? अ फंक्शन f इज इनवर्टिबल, a function f is invertible if it is 1-1 and on 2। ठीक है, तो ये सबसे इन्वर्टिबल का एक कंडीशन है, जो आपको इन्वर्टिबल वाला पार्ट वहां पे ऊपर में मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये चेक करने का पहला पॉइंट ये इन्वर्टिबल का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपसे देखो क्वेश्चन में दो टाइप की चीजें होगा, या तो वो आपको ये पूछेगा कि इनवर्स निकाल के बताओ, ठीक है, या ये पूछेगा कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल होना या नहीं होना किस बात पे डिपेंड करेगा, इन्वर्टिबल होना या नहीं होना किस बात पे डिपेंड करेगा, इन्वर्टिबल होना या नहीं होना ये हमारे डिपेंड करेगा आपका इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है एक्चुअली में, पहली चीज तो हमें ये कंडीशन चेक करना है 1-1 एंड ऑन 2 का। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली बोल दे कि इसका बताओ कि ये इस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है वो क्या है कि ये फंक्शन 1-1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, 1-1 एंड ऑन 2 अगर डिफाइन किया हुआ है तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनवर्स वाले पार्ट पे कि किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मान लो किसी ने मुझे फंक्शन दे दिया f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, मैंने एक फंक्शन इस टाइप का ले लिया 0 टू इंफिनिटी इज टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और सिंपल के केस, ठीक है, ये कर लो, फिर एक और एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं साइड में। और एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया r टू r। ठीक है, अब देखो इस r टू r वाले में देखो, मान लो मैंने फंक्शन डिफाइन क्या किया हुआ है,
एक्स स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है। और आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन इज दिस इनवर्टिबल और नॉट, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, इज दिस इनवर्टिबल और नॉट, है ना। तो ये फंक्शन इनवर्टिबल होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहली चीज हमें चेक करना है कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, और आपको ये चीज पता है कि अब ये चीज हमने पहले आपने डिस्कशन किया है। ठीक है, जस्ट पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 1 और ऑन टू ही सीखा था। तो इस फंक्शन को आप 1 1 चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी नहीं है, और ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मेनी वन और इनटू फंक्शन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनवर्स दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल, दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल, है ना। और अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, है ना, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस फंक्शन का आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शन में आते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है और किसी ने बोला कि फंक्शन को मैंने इस तरीके से फिर से सेम फंक्शन ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर ही ले लिया। ठीक है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर फंक्शन लोगे तो एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन का क्या होगा कि फिर से वही क्वेश्चन वही है कि इज दिस इनवर्टिबल और नॉट, है ना, इज दिस इनवर्टिबल। तो अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये इनवर्टिबल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फिर से हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1 1 और ऑन टू आपने पहले चेक किया हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप चेक करके देखना कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू आ रहा है कि नहीं। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, 1 1 भी होगा और ये फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा एंड इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो लेकिन इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो दोनों फंक्शन डिफाइन सेम तरीके से किया हुआ है लेकिन सेट डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, जहां पे ये डिफाइन किया गया है उस सेट पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कि आपको पता है कि हम फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम सेट को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो fx इक्वल टू a टू b अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया है और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं 1 1 ऑन टू से। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है तो हम अपने सेट a और b को इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि जिससे सेम फंक्शन आपका क्या बन जाए, इनवर्टिबल बन जाए। जैसे सेम एग्जांपल में देखो, यहां पे भी फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है, यहां पे भी फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है। ठीक है, ये फंक्शन r टू r में डिफाइन था तो ये फंक्शन हमारा इनवर्टिबल नहीं था, है ना। लेकिन यही फंक्शन को अगर मैंने 0 से इन्फिनिटी में कर दिया तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। क्लियर है, तो यही चीज आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि क्या हम इस फंक्शन को इनवर्टिबल कैसे चेक करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का बस आप ये चेक करना कि इनवर्टिबल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, fx इक्वल टू f जो हमारा डिफाइन है वो नेचुरल नंबर टू y में डिफाइन है। ठीक है, और fx मैंने ले लिया 4x प्लस 3, fx मैंने क्या ले लिया, 4x प्लस 3। ठीक है, इस पहला वाला केस में r ले रहा हूं, fx इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं, 4x प्लस 3 ले रहा हूं। ठीक है, पहला मैं यहां पे r ले लिया। ठीक है, तो आप इसको चेक करना कि ये फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, fx डिफाइन फ्रॉम r टू r, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, चेक करना। ठीक है, fx इक्वल टू r टू r, fx इक्वल टू x की पावर 4। ठीक है, f डिफाइन फ्रॉम एक्स स्क्वायर आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं,
एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में डिफरेंट एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि इसका हम इनवर्स कैसे निकालना होता है, ठीक है। फंक्शन मेरा डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ठीक है। इस फंक्शन का हमें देखना है कि ये फंक्शन हमारा इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो इसका मैं डोमेन ले रहा हूं r माइनस 2/3 टू r। चेक करके देखना कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, है ना। इस सब में क्या चेक करना है, इज दिस इन्वर्टिबल और नॉट, ठीक है। तो इन्वर्टिबल और नॉट के लिए हमें क्या चेक करना है, सब में 1 1 और ऑन टू आपको चेक करके बताते जाना सब में कि ये सब 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में आप 1 1 और ऑन टू चेक करो और फिर देख के बताओ कि ये अगर पॉसिबल होगा तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। बस अभी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि किस फंक्शन का हमें निकालना है और किस फंक्शन का आपको नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो कि अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 अप टू एक्सरसाइज 1.2 तक के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। कोई डाउट होता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, इनवर्स वाले पार्ट को, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।